Assalamu alaikum students. I am Madiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan, and today we are going to study vitamins and minerals in nutrition. विटामिन एंड मिनरल इन न्यूट्रिशन में जो है वो हम फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने विटामिन ए और विटामिन डी को कवर किया। आज हम विटामिन ई और विटामिन के देख लेते हैं। विटामिन ई जो है वो हमारा एक थर्ड फैट सोल्यूबल विटामिन है, जिसे हम एज आ एंटीऑक्सीडेंट भी जो है वो अपनी बॉडी में जो है वो हमारी बॉडी में एज आ एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले करता है। अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो विटामिन डी की जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम जो है वो विटामिन डी को 1922 में इवंस बाइशप ने डिस्कवर किया, जो कि उसने कहा कि एक ऐसा जो है वो प्लांट बेस्ड फूड में जो है वो एक ऐसा जो है वो इंग्रेडिएंट मौजूद होता है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। नाइनटीन 1922 में इवंस एंड बाइशप ने जो है वो प्लांट्स बेस्ड फूड में से जो है वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट डिस्कवर किया जो कि हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ के लिए नेसेसरी था, हमारी रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट था, रोल प्ले किया। विटामिन ई का जो बेसिकली फर्स्ट रोल है वो रिप्रोडक्शन में है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए विटामिन ई नेसेसरी होती है। देन उसके बाद 1933 में इसको असेंशियल करार दिया गया फॉर ह्यूमन्स बीइंग। डिस्कवर एज असेंशियल टोकोफेरोल फॉर ह्यूमन बीइंग। टोकोफेरोल जो है वो विटामिन डी का विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है। देन उसके बाद जो है वो फर्दर जब उसको टोकोफेरोल का नाम किया तो फिर उन्होंने डिफरेंट किस्म की फूड में से जो है ये डिस्कवर किया कि येलो से कलर का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि जनरली जो है वो डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। और फर्स्ट जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक्सपेरिमेंट किया गया वो रैट्स पर किया गया कि अगर विटामिन ई जो है वो फूड्स में पे प्रेजेंट ना हो तो रैट्स की ग्रोथ रिटार्डेशन होती थी। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है ये डिस्कवरी इसकी फाइनली जो है वो इसको टोकोफेरोल का नाम जो दिया गया, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है, वो 1933 में दिया गया। देन उसके बाद जो है हम इसकी देख लेते हैं कि विटामिन ई की जो है वो एज एक्टिव फॉर्म जो है वो टोकोफेरोल है, इज अ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ई। ओके, अगर हम इसका जो है वो फार्मूले के थ्रू देखें इसको कि बायोकेमिस्ट्री में जो है वो विटामिन ई का जो है वो जनरल फार्मूला क्या है, तो इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं। दो साइक्लिक जो है वो हमारे स्ट्रक्चर ज्वाइन होते हैं आपस में, और उसके साथ जो है वो फिर CH2 CH3 CH CH2 3 CH3, देन उसके बाद जो है हमारा CH CH3 and 2, और इधर से हमारा जो है वो डबल बॉन्ड आ जाता है। इधर हमारा डबल बॉन्ड है, CH3 है और OH है, CH3 है, फिर CH3 है, फिर O है, फिर CH3 हमारा इधर आ जाता है। और ये फर्स्ट पोजीशन पे O होता है, सेकंड पे ये होता है 3 4,
देन 5 पे डबल बॉन्ड है 5 और 6 के बीच में, फिर उसके बाद 7 और ये हमारा जो है वो 8 होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूले की अगर हम बात करें तो विटामिन डी में वो विटामिन ई का जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है उसमें 2 साइक्लिक होते हैं और इसमें पोजीशन 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड होता है और 7 और 8 के बीच में, और ये इसका जो है ना वो जनरली स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। अगर हम फंक्शंस की बात करें विटामिन ई के, तो जनरली जो है वो हमारी बॉडी में जो विटामिन ई जो फंक्शन प्रोवाइड करता है वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट जो है वो फैट की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। हमारी बॉडी में जो है वो फैट की जो ऑक्सीडेशन होती है और फ्री रेडिकल मूवमेंट करती है उसको विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो प्रिवेंट करता है और फ्री रेडिकल मूवमेंट को रोकता है हमारी बॉडी में। सबसे पहले जो है वो फैट की जो हमारी बॉडी में जो है ना वो ऑक्सीडेशन होती है उसको लिपिड पर ऑक्सीडेशन कहते हैं। फैट पर ऑक्सीडेशन जो होती है हमारी बॉडी में फैट की, उसको जो है वो एज ए एंटी ऑक्सीडेंट प्रिवेंट करता है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करता है उसकी ऑक्सीडेशन में जो है। जनरली हम देख लें हमारी बॉडी में विटामिन ई के जो है वो क्या क्या फंक्शंस हैं। लिपिड पर ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में विटामिन ई। इसमें आ जाएगा विटामिन ई प्रिवेंट्स पर ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड in various cells and tissues. ओके, सेकंड पे जो इसका बिगेस्ट रोल है, इट प्रोटेक्ट्स RBCs फ्रॉम hemolysis by oxidation agent, help in growth and development, it requires in cellular respiration through electron transport chain. Help in the maintenance of epithelium of gonads for proper reproduction. Vitamin E also helps in the to prevent the oxidation of LDL. Help to prevent oxidation of LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की जो है वो ऑक्सीडेशन को भी क्योर करता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड for proper storage of keratin
in skeletal muscle. Vitamin E also involve in the synthesis of nucleic acid. Vitamin E also necessary for absorption of protein and amino acid in intestine. ये जो है वो जनरली जो है वो कुछ फंक्शंस थे वाइटामिन ई के हमारी बॉडी में वाइटामिन ई जो है वो क्या रोल प्ले करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट जो है वाइटामिन ई प्रिवेंट करता है परऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वेरियस सेल्स और टिश्यू में। आरबीसीज की को जो है वो डिस्ट्रॉय होने से एज ए एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ब्रेक डाउन होता है आरबीसीज का, तो आरबीसीज की जो है वो ब्रेक डाउन और ऑक्सीडेशन होने में से प्रिवेंट करता है। और इसी तरह जो है ये हमारे अनीमिया से जो है वो प्रिवेंट करेगा, हेमोलाइसिस अनीमिया जो रहता है रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से उसको प्रिवेंट करेगा। हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये कैसे हेल्प करता है कि जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स है बड़े एपिथेलियम सेल्स के गुनैड टिश्यूज़ को जो है वो मेंटेनेंस उनकी करता है और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में इसका रोल है। सेलुलर रिस्पिरेशन जो इलेक्ट्रॉन चेन के थ्रू होती है उसमें हेल्प करता है। विटामिन ई एलडीएल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उनकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। उसके अलावा जो है वो प्रॉपर स्टोरेज करता है केराटिन की स्केलेटल मसल्स में। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड में भी इसका रोल है। और विटामिन ई एब्जॉर्प्शन प्रोटीन और अमाइनो एसिड की जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन है उसमें जो है वो विटामिन ई का प्रॉपर रोल है। अगर हम देखें तो एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म की बात करें, जैसे कि हम लोगों ने पहले स्टडी किया कि विटामिन ई की जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म के लिहाज से जैसे कि अदर फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, फिर वो लिम्फ टिश्यूज़ के थ्रू और डिफरेंट उनके जो बाइंडिंग टिश्यूज़ हैं उनके थ्रू जो है वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और लीवर में जाके स्टोर होते हैं। एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट जो है लीवर जो है वो उनको स्क्रीट आउट कर देता है। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ई के लिहाज से जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ई सिमिलर टू दैट अदर विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन। ये बाइल साल्ट्स और उन पैंक्रियाटिक सिक्रीशन के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी में जो है इसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है और 20 से 40% जो है विटामिन ई एब्जॉर्ब होता है टोटल हमारी बॉडी में। इन आवर बॉडी टोटल जो है वो बाइल साल्ट्स और पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस के थ्रू जो इसकी एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में होती है वो 20 से 40% है। इसके अलावा जो है वो किस फॉर्म में होता है, टोकोफिरोल की फॉर्म में ये हमारी बॉडी में जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो लिम्फ के थ्रू, लिम्फ नोड्स के थ्रू जो है वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है। देन उसके बाद इसमें जो ज़्यादातर रोल है इसकी मतलब हमारी बॉडी में जो है विटामिन ई की सर्कुलेशन के लिए एलडीएल का होना ज़्यादा ज़रूरी है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की हेल्प से जो है ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है और लीवर में जाके जो है वो फाइनली स्टोर हो जाता है। और अगर जो है वो तकरीबन अगर हम देखें तो प्लाज्मा टोकोफिरोल की जो कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मली हमारी बॉडी में होती है वो 0.6 से 1.6 होती है पर 100 ml। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोकोफिरोल वो 0.6 से 1 माइक्रोग्राम 1.6 mg पर 100 डेसीलीटर होती है।
अगर हम विटामिन ई की डेफिशिएंसी की बात करें तो जैसे हमने देखा कि इसका रिप्रोडक्शन में रोल है, एंटीऑक्सीडेंट, एज ए एंटीऑक्सीडेंट हमारी ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो डेफिशिएंसी की वजह से सबसे पहले तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी हमारी बॉडी में। विटामिन ई की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में क्या करेगी? ग्रोथ रिटार्डेशन कर देगी। डेफिशिएंसी सिम्टम्स में सबसे पहले तो इसका जो है वो आ जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है विटामिन ई जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो डिफरेंट किस्म की एज एन एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहा है उसे नहीं करेगा, और इसमें क्या हो जाएगा? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएंगे। फ्री रेडिकल मूवमेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स करेंगे। एटेक्सिया आ जाएगा इसमें कि मसल मूवमेंट जो है वो वीक हो जाएगी। खास तौर पे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में हो जाते हैं। एटेक्सिया इसका सिम्टम आ जाएगा कि मसल जो है वो सेंसरी मोटर वीकनेस ऑफ सेंसरी मूवमेंट। सेकंड पे जो है वो इसका आ जाएगा और पर ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स जो हमारी कंट्रोल कर रहा है। डेफिनेटली जो है अगर विटामिन ई प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट हो जाएगी, फ्री रेडिकल मूवमेंट ज़्यादा होगी। जबकि फैट अकामुलेशन हमारी बॉडी में जब ज़्यादा हो जाएगी फ्री रेडिकल की मूवमेंट की वजह से, तो डेफिशिएंसी की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस इसमें आ जाएगा कि फ़ैट अकामुलेशन इन हमारी जो है वो आर्टरीज़ में जो है फ़ैट अकामुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। थर्डली जो डेफिशिएंसी है इसकी वो आ जाएगी हीमोलाइटिक एनीमिया। जैसे अभी हमने बात की कि इसका फंक्शन है कि ये रेड ब्लड सेल की जो है वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। अगर विटामिन ई प्रेजेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली रेड ब्लड सेल की ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो जाएगी और हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज हो जाएगा। रेटिनोपैथी, ये भी बच्चों में जो है वो ज़्यादातर रेटिनोपैथी का कॉज बनता है कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे फ्री रेडिकल मूवमेंट की वजह से हो जाएंगे। वैसे जो है वो रेटिनोपैथी आई जो है वो आपकी डैमेज हो जाएगी और कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी कभी कभी हो जाती है, इसी में आ जाएगी ये। थर्ड जो है वो हमारी प्लेटलेट एंड लिम्फोसाइट मेल फंक्शनिंग आ जाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात है जब हमारी फ्री रेडिकल या ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारे प्लेटलेट सेल जो है वो उनकी मेल फंक्शनिंग हो जाएगी। हमारी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो सही काम नहीं करेंगी और डिफरेंट किस्म के जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो हमारी इम्यूनिटी जो है वो असरअंदाज होगी और प्लेटलेट सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। अगर हम बात करें कि हम जनरली विटामिन ई की जो है वो अपनी बॉडी में रिक्वायरमेंट को कैसे डेफिशिएंसी इसकी हो रही है तो उसके लिए हम जनरली कौन कौन से टेस्ट प्ले करते हैं। अगर विटामिन ई की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो सबसे पहले हम हाउ टू असेस या हम इसकी बायो असेस कैसे कर सकते हैं कि इसको कैसे हम इवेल्यूएशन ऑफ विटामिन ई स्टेटस भी इसको कह सकते हैं, बायो ऐसे भी कह सकते हैं कि हम कौन कौन से टेस्ट प्ले करेंगे या जो हमारे ये डायग्नोज करेंगे कि विटामिन ई हमारी बॉडी में कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो है वो सीरम लेवल हम विटामिन ई का देखते हैं। सीरम लेवल टेस्ट हम विटामिन ई की डिस्क्रिप्शन के लिए करेंगे। जनरली जो है वो सीरम में विटामिन ई की क्वांटिटी अगर 0.6 mg पर डेसीलीटर से जो है वो कम है तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी है और नॉर्मल वैल्यूज़ इसकी क्या है 3.5 mg पर डेसीलीटर। इसके अलावा जो है वो एक और टेस्ट भी हम अप्लाई कर सकते हैं जिसे एरिथ्रोसाइट्स हीमोलाइसिस टेस्ट कहेंगे। एरिथ्रोसाइट हीमोलाइसिस
हेमोलाइसिस टेस्ट। दो तरह के हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एक सीरम लेवल के थ्रू हम देख लेते हैं जिसमें अगर 0.6 mg पर डेसीलीटर से कम है तो ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए है, सॉरी विटामिन ई, और अगर 3.5 mg पर डेसीलीटर है तो ये नॉर्मल वैल्यू है विटामिन ई की। दूसरा जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो एरिथ्रोसाइट्स हीमोलाइसिस टेस्ट हमारा होता है, और जनरली जो है वो हम देख लेते हैं विटामिन ई जो है वो कितना हमारी बॉडी को जो है वो डैमेज कर रहा है या पर ऑक्सीडेशन वैल्यू कितनी हो रही है, और हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन किस क्वांटिटी में हो रही है, इस टेस्ट के थ्रू हम ये देख लेते हैं। इसके अलावा अगर हम जनरल डिस्कशन में देखें तो विटामिन ई जो है वो हमारा किस किस विटामिन की के साथ इंटरेक्शन करता है, तो विटामिन ए जो है वो उसकी हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन ई नेसेसरी है। विटामिन ई जो है विटामिन ए को की हमारी बॉडी में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी है। अगर विटामिन ई प्रेजेंट नहीं होगा तो विटामिन ए हमारी बॉडी में जो है वो सही तरीके से डाइजेशन नहीं होगा। और विटामिन ई का जो है वो सिलेनियम जो मिनरल है उसके साथ भी पॉजिटिव रोल है कि वो सिलेनियम के साथ जो है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अगर विटामिन ई प्रेजेंट नहीं है तो सिलेनियम की जो है वो हमारी बॉडी में डाइजेशन मुतासिर होती है। इसके अलावा अगर हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की बात करें तो जनरल आरडीए जो है वो 8 to 10 mg, आरडीए हमारा 8 to 10 mg पर डे है विटामिन ई की जो है रिक्वायरमेंट हमारी। इसके अलावा अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो विटामिन ई के जो है वो कौन कौन से सोर्सेज हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन है तो विटामिन ई जो है वो जनरली जो है वो फैट ऑयल्स में अवेलेबल होता है। इसकी हमारे जो बॉडी में जो है वो ज़्यादातर है जो है वो हमारा राइस ब्रैन व्हीट जम ऑयल, इसका जो है वो बेहतरीन सोर्स होता है विटामिन ई का। तो ये जो हमारा ये जो हम व्हीट लेते हैं उसका जो अपर कवर होता है जम उसका, तो उसका जो ऑयल होता है वो विटामिन ई उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा अवेलेबल होता है। इसके अलावा व्हीट फ्लोर में ये जो हमारा ज्वार बाजरा और ये डिफरेंट किस्म के हम मतलब सीरियल्स वगैरह लेते हैं उसमें जो है विटामिन ई की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। रेड जो हमारी रेड ग्राम दाल होती है, ये जो हमारी एक मसूर दाल जिसको हम कहते हैं, उसमें भी विटामिन ई की क्वांटिटी ज़्यादा मौजूद होती है। इसके अलावा बटर घी और मार्जरीन, इसमें विटामिन ई की जो है वो कुछ क्वांटिटी अवेलेबल होती है। अगर विटामिन ई की जो है वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाए जनरली, तो टॉक्सिसिटी की वजह से जो है वो क्या हो जाएगा, हमारी सबसे पहले जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स की हम बात करें तो विटामिन ई की टॉक्सिसिटी की वजह से जो है वो हमारा किडनी फेलियर हो जाएगा, हमारी किडनीज़ पे रोल ज़्यादा पड़ जाएगा और उसकी वजह से जो है वो किडनी डैमेज या किडनी फेलियर हो जाएगा। इसके अलावा जो अदर आ जाता है वो प्लेटलेट्स डैमेज हो जाएगा। उस केस में भी अगर टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो उस केस में भी जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। देन उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा एक और जो फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन के। विटामिन के जो है वो एंटी हेमोरेजिक विटामिन हम इसको कहते हैं विटामिन के को। विटामिन के की अगर हम बात करें, विटामिन के एज एन एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है और ये एंटी हेमोरेजिक हम इसको विटामिन के कहते हैं। और विटामिन के की जो है वो एक्टिव फॉर्म K1, K2 और K3 होती हैं हमारी। K1 क्या होता है, फाइलोक्यूनिन, मेनाक्यूनिन, और K3 क्या है, मेनाडाइओन। ये इन 3 फॉर्म में एक्टिव फॉर्म जो है विटामिन के की ये हैं जो कि हमारी बॉडी में अवेलेबल होती हैं। अगर विटामिन के हमारी बॉडी में अवेलेबल नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और ब्लीडिंग जो है वो हेमरेजेस होंगे, ब्लीडिंग होगी। फर्स्ट टाइम जो है वो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1934 में एक साइंटिस्ट डैम ने जो है विटामिन के को डिस्कवर किया था और उसने एक्सपेरिमेंट किया था चिक्स पे कि जिनकी चिक्स में जो है विटामिन के की डेफिशिएंसी थी उनको हेमरेजेस मतलब उनको ब्लीडिंग स्वेयर होती थी और उनकी ब्लड कोएगुलेशन नहीं होती थी। देन उसके बाद अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन जो है विटामिन के का यही है कि वो हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड क्लॉटिंग करता है। और 2 तरह से जो है ये हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड क्लॉटिंग करता है, एक इंट्रिंसिक वे से और एक एक्सट्रिंसिक वे से। क्या करता है जनरली जो है वो प्रोथ्रोम्बिन एक फैक्टर है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन से जो है फाइब्रिनोजिन
फाइब्रिनोजीन से फाइब्रिन में, और फाइनली जो है ये ब्लड क्लोटिंग करता है। अगर हम इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक इसकी जो है वो देखेंगे ब्लड क्लोटिंग ये किस तरह से फैक्टर्स की हेल्प से करता है, तो इसकी एक इक्वेशन बनती है जनरली, जिससे हमें इसके फंक्शंस की समझ आ जाएगी कि विटामिन ए जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी में फंक्शन करता है। अगर हम देखें इंट्रिंसिक पाथवे क्या है, पाथवे ऑफ विटामिन के की जो है वो कोएगुलेशन में फैक्टर XII जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, फॉलोड बाय एक्टिवेशन, ये फैक्टर ए जो है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम की हेल्प से जो है वो फैक्टर XIIA में कन्वर्ट हो जाएगा। फैक्टर XIIA जो है वो हमारी बॉडी में फर्दर जो है वो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम के थ्रू XI में कन्वर्ट होगा, जो कि आगे जाके जो है वो XA में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो IX में कन्वर्ट करेगा, और IXA जो है हमारा वो फाइनली जो है वो ये फैक्टर जो है वो प्रोथ्रोम्बिन से ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, और इसमें जो है वो हमारे कुछ कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हुई जिसने हेल्प की इसको प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने के लिए। देन उसके बाद जो है ये X से फर्दर फिर मोर कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन हुई, और उन्होंने क्या किया, हमारा IXA जो है हमारा ये एक फैक्टर फाइनली जो है वो हमारा प्रेजेंट हो जाता है हमारी बॉडी में, जैसे फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए, और इसमें फास्फोरस और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ से जो है ये फर्दर हमारी बॉडी में जो है वो नीचे मूव करता है यही फैक्टर, और ये जाके क्या करेगा, ये कैल्शियम चैनल्स की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, जो कि डेल्टा अमाइनो एसिड इसमें आ जाएंगे, अमाइन लियोलेनिक एसिड, और सिंथेसिस ऑफ विटामिन B6 पे डिपेंड करेगा, और आगे जाके जो है ये फाइब्रिन को जिनको फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और ये ब्लड क्लोटिंग कर देगी। ये जो XA फैक्टर हमारा होता है जो कि कैल्शियम और ये होता है, ये हमारी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन K होती है, ठीक है। ये फैक्टर है, जैसे पहले जो है वो XIA फैक्टर जो है XIAA में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो XI में आगे जाके कन्वर्ट होगा जो कि XIA में कन्वर्ट करेगा, फिर कैल्शियम की और फास्फोरस की हेल्प से जो है फाइनली विटामिन A की एक्टिव फॉर्म बनेगी, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस की हेल्प के प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगी। इसमें अमाइनो एसिड सिंथेसिस और विटामिन B6 जो है वो इसकी सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट होंगे। जब वो प्रेजेंट होंगे तो फिर वो प्रोटीन है जो प्रोटीन फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन में कन्वर्ट करेंगे, और फाइनली जो है वो कोएगुलेशन हो जाएगी ब्लड की हमारी बॉडी में। अगर हम एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन K देखें तो विटामिन K जो है हमारी बॉडी में K जो है वो इंटेस्टाइन में भी बाइल सिक्रीशन और जैसे कि बाकी तमाम फैट सोल्यूबल विटामिन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, विटामिन K भी वैसे बाइल सिक्रीशंस और पैंक्रियाटिक सिक्रीशन के थ्रू जो है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, लिंफ में सर्कुलेट करता है, और तकरीबन जो इसकी एब्जॉर्प्शन है वो 40 से 70% है। हमारी बॉडी में विटामिन K एब्जॉर्प्शन 40 to 70% है जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी जो है वो डिफरेंट किस्म में फीसिस के थ्रू यूरिनरी एक्सक्रीशन वगैरह हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K होगी तो डेफिनेटली ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, क्योंकि इसे एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी कहा जाता है, तो डिफरेंट किस्म के हेमरेजेस होना शुरू हो जाएंगे। और आमतौर पे जो है ये एक बॉर्न बेबी में ज़्यादा होता है कि अगर मदर में प्रोलॉन्ग विटामिन K की डेफिशिएंसी होगी तो वो बच्चा जब पैदा होगा तो उसकी ब्लीडिंग वगैरह स्टॉप नहीं होगी, और हो सकता है उसकी फीसिस के थ्रू हो रही हो या फिर जो है वो उसे वॉमिट्स आ रही हो, तो आमतौर पे जो है वो मदर को भी जो है वो इंजेक्शन एट द टाइम ऑफ बर्थ विटामिन K के लगाए जाते हैं, ताकि वो मिल्क सक्रीशन के थ्रू भी विटामिन K जो है वो बच्चों में आए, और इसी तरह बेबी को भी जो है वो
इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। अगर हम डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो जनरली 1 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायरमेंट है विटामिन के की, RDA जो है इसका, ठीक है। और इसी तरह जो है विटामिन के जो है वो जनरली हमारी फूड में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ज़्यादा पाया जाता है, मिल्क में इसकी कुछ स्मॉल क्वांटिटी पाई जाती है, और कुछ फोर्टिफाइड फूड्स और सीरियल्स वगैरह में विटामिन की क्वांटिटी पाई जाती है। आज जो है वो हमने फैट सोल्यूबल विटामिन कंप्लीट देख लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम अपने वाटर सोल्यूबल विटामिन को स्टडी करेंगे। अगर फैट सोल्यूबल विटामिन से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स, तो आप फीडबैक जो है वो सेंड करें, और अपनी आप लोगों ने फैट सोल्यूबल विटामिन की असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट वीक में बनानी है और आप लोगों ने सेंड करनी है। थैंक यू सो मच।